हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.2। ठीक है, उसके 6 क्वेश्चन मैंने इससे पहले वीडियो में दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर द रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि जिन दो सर्कल्स के सेंटर सेम हो उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल सकते हैं। ठीक है, और उन दोनों की जो रेडी है मतलब रेडियस है, जिनकी जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये सर्कल यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो जो अंदर वाला सर्कल है 3 सेंटीमीटर रेडियस ड्रॉ की हुई है ओ से लेके छोटे वाले सर्कल की, ये 3 सेंटीमीटर है, और जो ये बड़ा सर्कल है लार्जर सर्कल उसकी ओ से जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद में अब ये कह रहा है कि छोटे सर्कल में एक ऐसी कॉर्ड बड़े सर्कल में एक ऐसी कॉर्ड हमें डालनी है जो छोटे वाले सर्कल को टच करे। ये देखिए कॉर्ड है ए बी, ये कॉर्ड ए बी है जो कि बड़े वाले सर्कल में है और छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है ना, मतलब एज ए टेंजेंट, ये छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट बन रही है। ओके, उसके बाद में ये पूछ रहा है कि जो ए बी है ये कॉर्ड, इसकी लेंथ कितनी होगी। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द सर्कल्स विथ सेम सेंटर ओ। हम जो है इसमें नाम नहीं दिया गया है ना, सर्कल का सेंटर क्या होगा या कॉर्ड क्या होगा, तो इसीलिए हमको लेट करना है। तो सर्कल के सेंटर को हमने ओ लेट किया। उसके बाद में कॉर्ड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट सी। तो जो कॉर्ड है ये ए बी, ये लार्जर सर्कल की कॉर्ड है और ये स्मॉलर सर्कल को पॉइंट सी पे टच कर रही है, टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट सी। क्लियर है। फिर देन उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा ओ सी इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। देखिए ध्यान से, जो ओ सी है ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है ना, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो ये ओ सी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद में ओ बी इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। जो ओ बी है ये देखिए ओ से लेके बी तक, ये बड़े वाले सर्कल की जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस है और उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर के इक्वल, तो ये ओ बी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर उसके बाद में क्या है, वी नो एंगल ओ सी बी इज 90। ओ सी बी ये 90 क्यों होता है, ये थ्योरम 10.1 है। थ्योरम 10.1 में क्या कहा गया, ये कहा गया है कि जो टेंजेंट होता है जिस पॉइंट पे वो कांटेक्ट कर रहा है सर्कल को, उस पॉइंट से सेंटर तक जाने वाली लाइन जो रेडियस होगी वो रेडियस उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, दोबारा से सुनेंगे। एक रेडियस होगी सर्कल की और जिस पॉइंट पे वो रेडियस बन रही होगी सर्कल पे, उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट जाता है वो रेडियस और वो टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ये तो रेडियस है ओ सी, और जिस पॉइंट पे ये रेडियस है सी, ये रेडियस है, उसी पॉइंट पे टेंजेंट जा रहा है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो ये ओ सी बी ये हो गया 90, तो ओ सी बी इज इक्वल टू 90। ठीक है, फिर उसके आगे अगर ये 90 है तो ये ट्रायंगल ओ सी बी कैसा हो जाएगा, राइट ट्रायंगल। अगर ये राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस को यूज़ करके क्या लिखा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ऐसा किया। हमको यहाँ पे निकालना क्या था, हमको निकालना था यहाँ पे बेस बी सी। ठीक है, बाकी दोनों तो हमको पता है, तो यहाँ पे हमने बी सी को फाइंड आउट कर लिया। क्या आया, बी सी 4 सेंटीमीटर, पाइथागोरस है। ठीक है, बी सी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर होगा और वैल्यूज पुट करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी बी सी। उसके बाद में बी सी 4 सेंटीमीटर आई है, बी सी हमको फाइंड करना है ए बी। तो अब ये जो ए बी है ये बी सी की डबल होती है। ये कैसे हमको पता चलेगा कि बी सी की डबल होती है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे लिखा हुआ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखिए इस सर्कल, अभी यहाँ पे छोटा वाला सर्कल नहीं ले रहे, छोटा वाला सर्कल नहीं ले रहे, सिर्फ बड़े वाले सर्कल को देखेंगे। यहाँ पे जो एक कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल के लिए, इस कॉर्ड पे सेंटर से एक परपेंडिकुलर पड़ा है। हमने अभी पहले जाना कि ये एंगल तो 90 है ना, तो सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर पड़ता है वो कॉर्ड को हाफ कर देता है। ये थ्योरम क्लास 9th में आई थी। क्लास 9th में जो सर्कल चैप्टर था वहाँ पे ये थ्योरम थी कि जो परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, वो कॉर्ड को
बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। जो ए बी है वो ए सी प्लस बी सी है, और ए सी भी यहाँ पे 4 हो जाएगी, बी सी भी 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए सी और बी सी दोनों सेम है। तो जो बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी वही वैल्यू यहाँ पे ए सी में पुट कर देंगे, और बी सी की तो वैल्यू है ही, तो 4 + 4 ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे। ओके, ये थ्योरम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये थ्योरम नहीं लिखेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये थ्योरम आपको जरूर लिखनी है, क्योंकि इस थ्योरम के बिना हम इसको इक्वल दिखा नहीं पाएंगे। थ्योरम प्रूफ चाहे ना करें, लेकिन उसको लिखना जरूरी है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, बाहर नहीं। सर्कमस्क्राइब है ना, तो अंदर बना हुआ है अ सर्कल। सी फिगर को देखेंगे। प्रूफ क्या करना है हमको? यहाँ पे प्रूफ करना है AB + CD = AD + BC। मतलब जो AB और CD इन दोनों को ऐड करेंगे, AB + CD = AD + BC। ये इसी तरह का डायग्राम हमारी बुक में भी दिया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली इसी तरह का, सेम इस तरह का नहीं होगा। यहाँ पे बस हम लेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेमिंग दी हुई है, बस सर्कल का सेंटर नहीं दिया गया है, और सर्कल की हमको यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है सेंटर की, है ना। ज़रूरत किस चीज़ की है? यहाँ पर सीधे इतना लिख देंगे सॉल्यूशन करते टाइम। सॉल्यूशन में फिर नीचे लिखेंगे प्रूफ। हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, एक्चुअली प्रूफ करना है। सॉल्यूशन नहीं लिखना है, प्रूफ लिखना है। क्या लिखेंगे कि अब ये नाम है, तो यहाँ पर सीधे ऐसे लिख देंगे फ्रॉम फिगर। ये फिगर तो हमें बुक में ही मिला है, तो इस वजह से इसको लेट नहीं करेंगे। बाकी में हमको बुक में फिगर नहीं मिला होता तो लेट करते थे या कंसीडर करते थे और नेमिंग वगैरह करते थे। तो यहाँ पे तो बुक में ही मिला हुआ है, तो कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। ये जो लाइन RD है, RD = DS हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी? देखो अभी एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे। जो RD है, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल मैंने दिखा दी, और ये थ्योरम 10.2 थी। थ्योरम 10.2 थी। यहाँ पे ये भी हो सकता है, मैं भी बोल भी देंगे इसको। ये कह रहा है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट डाले जाएं किसी सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट डाले जाएं, तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम पॉइंट है D, यहाँ से एक टेंजेंट DR है, एक टेंजेंट DS है। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट पड़े हुए हैं, ये दोनों लेंथ में इक्वल होंगे। ये 10.2 थ्योरम बताती है। क्लियर है? तो अगर RD = SD हो गया DS, तो फिर जो AS है वो AP के इक्वल हो जाएगा, है ना। AP = AS, AP = A। देखिए जो AP है AS, ये पॉइंट A से AP और AS टेंजेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर अब जो है ये PB = BQ हो जाएगा। PB = BQ, PB = BQ, ये हो गया। समझ में आया इतना? फिर जो CQ होगा वो RC के इक्वल होगा, है ना। RC = CQ, RC = CQ। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर अब देखेंगे बाई एडिंग दीज इक्वेशंस। ये इक्वेशन नंबर दे देते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो इनको इक्वेशंस दे दी 1 2 3 4। बाई एडिंग दीज इक्वेशंस क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। और यहाँ पे देखिए ऐड करते हैं RD + AP + PB + RC = अब इस साइड को पहले ऐड किया, अब इस साइड को ऐड कर लेते हैं। DS + AS, फिर BQ, और फिर प्लस में आ जाएगा CQ। ओके, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो हमारा RD है, RD और RC को मिला के
जो आर डी और आर सी इनको मिला के एक पास लिख लेते हैं पहले, आर डी प्लस आर सी, और ए पी और बी पी, ए पी बी पी इसको एक पास लिख लेते हैं, ए पी प्लस बी पी, या ये पी बी या बी पी एक ही बात है, आगे पीछे लिख दिया। डी एस और ए एस, डी एस और ए एस ये मिला देखिए, डी एस और ए, देखिए डी एस प्लस ए एस, डी एस को ए एस से जोड़ा गया तो पूरा ए डी बन गया, ठीक है। फिर बी क्यू और सी क्यू को जोड़ा गया तो बी क्यू और सी क्यू इन दोनों को ऐड किया गया तो क्या बन गया, बी सी, ठीक है। फिर आर डी और आर सी, ये आर सी होगा, देखिए आर डी और आर सी इन दोनों को जोड़ा गया तो सी डी बन गया, प्लस ए पी और बी पी, ए पी और बी पी को जोड़ा गया तो ए बी बन गया, इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। आई थिंक हमें यही प्रूफ करना था। देखिए ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, देखिए ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही तो प्रूफ करना था हमको, यही हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। क्या लिख देंगे नीचे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व्ड है, देखेंगे क्या कह रहा है कि इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई, इसमें डायग्राम दिया हुआ है बुक में ही, इन फिगर है ना, तो इन फिगर मतलब बुक में ही दिया गया, ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, इसी तरह का डायग्राम वहाँ पे दिया गया है आपको। तो हमको यहाँ पे लेट नहीं करना कुछ भी, या ना कंसीडर भी कुछ नहीं करना है। जब कभी डायग्राम दिया होता है, नेमिंग दी होती है, तो हमको कंसीडर नहीं करना पड़ता, उसी जो है डायग्राम जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो जो एक्स वाई है एक सर्कल है, इसमें एक्स वाई ये टेंजेंट है, एक एक्स डैश वाई डैश एक ये टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसका मतलब जो ये कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट होगा पी और क्यू, ये डायमीटर होगा, है ना, इतना समझ में आया। फिर सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, एक अगला टेंजेंट डाला गया है ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सी, यहाँ सी पे ये एक टेंजेंट डाल दिया गया है, क्लियर है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एक्स डैश वाई डैश एट बी, ये टेंजेंट एक्स वाई को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करता है और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इज इक्वल टू 90। तो देखेंगे पहले ए ओ बी कहाँ बन रहा है, ए ओ बी मतलब हमको ये वाला एंगल प्रूफ करना है 90। यहाँ पे भी ऐसे नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको पता नहीं है 90 है ये, लेकिन ये प्रूफ करना है हमको। क्या प्रूफ करना है, ये 90 है, ठीक है। प्रूफ शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ज्वाइन द ओ सी। तो ओ और सी, जो सी है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो ओ है वो सेंटर है, तो ज्वाइन द ओ सी को ज्वाइन कर दिया। फिर ट्रेंगल ओ पी ए ओ सी ए, इन दोनों को अभी हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ओ पी ए ये वाला ट्रेंगल देखिए ध्यान से, ओ पी ए ये वाला, और दूसरा ट्रेंगल क्या है ओ सी ए ये वाला ट्रेंगल है। इन दोनों ट्रेंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कैसे दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट, देखिए ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, जो ओ पी है वो ओ सी का इक्वल हो जाएगा क्योंकि बोथ आर रेडियस। फिर ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये ओ ए है, ये इस वाले ट्रेंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रेंगल में भी आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया। फिर ए पी इज इक्वल टू ए सी, जो ए पी है ये ए सी का इक्वल है, मतलब एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट हैं, ये मतलब टू टेंजेंट्स विद द सेम पॉइंट। तो ये कैसे टेंजेंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ए पी एंड ए सी। टेंजेंट फ्रॉम द वन पॉइंट, एक ही पॉइंट से टेंजेंट पड़े हुए तो इक्वल होंगे। फिर तो इन तीनों से क्या प्रूफ हो जाता है कि ट्रेंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रेंगल ओ सी ए। कैसे ये कॉन्ग्रुएंसी आई, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, साइड साइड साइड, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर इसी तरह से सिमिलरली हमको क्या करना होगा, ट्रेंगल ओ क्यू बी, कहाँ है ओ क्यू बी, देखेंगे ओ क्यू बी मतलब ये वाला ट्रेंगल ओ क्यू बी को ओ सी बी ये वाला ट्रेंगल, जैसे इस ओ सी के ऊपर की साइड देखेंगे तो ये दो ट्रेंगल मिले, ओ सी के नीचे की साइड देखेंगे तो ये दो ट्रेंगल मिलेंगे। अब इन दोनों को जिस तरह से हमने
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिमिलरली लिखा हुआ है, आपको मैं वर्बली बता देता हूँ किस तरह से होगा। तो देखेंगे ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। ओ क्यू ईस्ट ट्रायंगल का है, ओ सी ईस्ट ट्रायंगल का है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ओ बी कॉमन हो जाएगा और क्यू बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, क्योंकि सेम पॉइंट से टेंजेंट पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पर भी एस 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 ही होगा, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो फ्रॉम वन, ये इक्वेशन 1 हमने मानी थी पहली वाली जो प्रूफ की थी, 1 से एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू ए ओ सी। देखिए पी ओ ए जो ये वाला एंगल है, इसको ए ओ सी इस वाले एंगल के इक्वल दिखाया गया। क्यों? क्योंकि दोनों ये जो दोनों ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल होंगे ही। क्लियर है? तो पी ओ ए इक्वल टू ए ओ सी हो गया। उसके बाद में दूसरी क्वेश्चन से हम देखेंगे, यहाँ पे जो एंगल ओ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये भी CPCT हो जाएगा। अब चूंकि हमको पता है क्या कि पी ओ क्यू इज स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि जो पी ओ क्यू है वो डायमीटर हो जाएगा। क्यों डायमीटर हो जाएगा? यहाँ पे दोबारा से सुनिए कि जब कभी ये टेंजेंट पैरेलल होंगे, दो टेंजेंट पैरेलल हैं ये, और पैरेलल टेंजेंट कब होते हैं? जब वो डायमीटर के हेड पे बने हों, किसी डायमीटर के हेड पे बने होंगे तभी पैरेलल हो सकते हैं। और अगर ये पैरेलल हैं तो जो पी ओ क्यू है ये एक डायमीटर है, और डायमीटर हमेशा एक सीधी लाइन होता है। तो वहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि पी ओ क्यू इज स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे देखिए, भी ध्यान से डायग्राम को देखते जाएंगे, फिर एंगल को देखते जाएंगे। ये पी ओ ए ओ सी, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये चारों एंगल अगर मैं ऐड कर दूं तो पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, है ना। और स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180। तो यहाँ पे मैंने चारों एंगल को ऐड किया और 180 के इक्वल रख दिया। अब जो पी ओ ए है, पी ओ ए की जगह पे ए ओ सी रख सकते हैं, इसकी जगह पे ये रख दिया, और यहाँ पे ऑलरेडी ए ओ सी था। यहाँ पे क्यू ओ बी की जगह पे सी ओ बी रख सकते हैं, तो क्यू ओ बी की जगह पे सी ओ बी रख दिया, और एक सी ओ बी ऑलरेडी था, इज इक्वल टू 180, ठीक है। फिर यहाँ पे एंगल ए ओ सी 2 ए ओ सी हो जाएगा, यहाँ पे 2 सी ओ बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। यहाँ से 2 कॉमन लिया, 90 हो गया। फिर इन दोनों को ऐड करके देखा, ए ओ सी प्लस सी ओ बी इज इक्वल टू 90। तो देखिए ध्यान से, ए ओ सी और सी ओ बी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को ऐड किया तो कितने के इक्वल आ गया? 90। और इसी एंगल को तो कह रहा था 90 बताओ, ए ओ बी को, ठीक है। ए ओ बी इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं ए ओ बी इज इक्वल टू 90, ए ओ बी इज इक्वल टू 90, ठीक है। ये हो जाएगा हैंस प्रूफ। क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, देखेंगे 10 क्या कह रहा है। हाँ, 10 कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन, हाँ कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, तो कह रहा है कि अगर दो टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से डाले जाएं तो जो एंगल बनेगा कहाँ पे बनेगा? बिटवीन, किसके बिटवीन? पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ओके, तो जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाले गए हैं, एक डाला गया है पी ए, एक डाला गया है पी बी, ये सेम पॉइंट से दोनों टेंजेंट हैं। ओके, फिर उसके बाद में जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये टच हो रहे हैं टेंजेंट, उन पॉइंट से सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ सप्लीमेंट्री है, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए ये बोल रहा है। क्लियर है? समझ में आया? दोबारा से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ये वाला, फिर एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल, किस एंगल के सप्लीमेंट्री होता है? एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो लाइन सेगमेंट है, जो पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं, उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं सेंटर पे, तो जो एंगल आएगा इसके एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है।
फिर प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें नाम कुछ दिया नहीं गया है, ना सर्कल का सेंटर दिया गया है, ना ही टेंजेंट के नेमिंग दी गई। तो हमको यहाँ पर लेट करना है या कंसीडर करना है। प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे? लेट द सर्कल विद सेंटर ओ, तो जो सर्कल लिया है हमने सेंटर ओ के साथ में, एंड एक्सटर्नल पॉइंट इज पी, जो एक्सटर्नल पॉइंट लिया है वो पी ले लिया है, और टेंजेंट्स आर, जो टेंजेंट है वो क्या है? पी ए एंड पी बी हैं। ठीक है, पी ए एंड पी बी टेंजेंट हो गया। अब फ्रॉम फिगर, अब फिगर से हम देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और लिख देंगे, क्या लिखेंगे? कॉमा जॉइन ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, ज्वाइन कराने के बाद में फ्रॉम फिगर, इस फिगर को देखेंगे पूरे को, तो जो ए ओ बी पी है, ए ओ बी पी ये क्या है? इज अ क्वाड्रिलेटरल। हाँ ठीक है, ये तो क्वाड्रिलेटरल है। फिर एंड एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू ओ बी पी, ओ ए पी एंड ओ बी पी ये दोनों इक्वल हैं और 90 हैं। कैसे? थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि किसी टेंजेंट पे जो रेडियस होती है कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट से, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 है, और वही काम यहाँ पर हो रहा है, जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 हो जाएगा। 90 हो गया। फिर अब वी नो दैट, क्या हमको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 360। तो इन सबको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमको पी ए ओ बी पी नहीं लिखने की जरूरत है, ए पी बी ओ इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे एंगल सबको ऐड कर दिया है, ए ओ बी पी इक्वल टू 360। एंगल ए ये वाला एंगल है, ये तो 90 भी यहाँ पर देखा मैंने, ये 90 है। ओ हमें नहीं पता क्या है, बी भी 90 है, जो बी पे एंगल बन रहा है ये भी 90 है, और पी हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, और ये हमको पता भी नहीं करने हैं क्या है, बस इतना बताना है कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा, मतलब सप्लीमेंट्री है ना, तो ऐड करने पे 180 आना चाहिए। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बन जाएगी। यहाँ पे ओ एंड पी इधर ही रहेंगे, ओ प्लस पी करके, और ये दोनों 90 इस साइड आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और 360 से 90 सब्ट्रैक्ट होगा 270, और 270 से 90 दोबारा सब्ट्रैक्ट होगा तो 180 आ जाएगा। एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ओ ये वाला और एंगल पी ये वाला, ये दोनों एंगल सम करने पे 180 आ गए, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। क्लियर है? तो अगर इन दोनों को ऐड करके हमने 180 प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, ये पूरी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन पूरा, ये है, और क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, और फिर उसके बाद में ये सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है? अभी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, पहले पढ़ेंगे कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर दे वो एक रोम्बस होता है। ये प्रूफ करना है हमें, है ना। मतलब हमको गिवन क्या है? गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है और उसके अंदर एक सर्कल है जो उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब उसकी चारों साइड्स को टच कर रहा है अंदर से। ओके, फिर अ सर्कल इज अ रोम्बस, पहले हमको कंसीडर करना है कि वो पैरेललोग्राम है, और फिर प्रूफ करते हुए लेके जाना है कि वो रोम्बस है। ठीक है, तो करेंगे कंसीडर, या लेट भी लिख सकते हैं, कंसीडर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जो ABCD ये है, ABCD देखिए टेंजेंट्स बनाए हुए हैं तो थोड़ा बाहर निकल गए हैं ये। ठीक है, तो आप सिर्फ कोऑर्डिनेटर पे ध्यान दीजिए, ABCD इस पे, ये एक पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम विच इज, ये भी लिखना है, विच इज circumscribing a circle with सेंटर O, एक सेंटर O के साथ में ये सर्कल है जो इस पैरेललोग्राम को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, फिर वहाँ पे अब देखेंगे, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो अगर ये ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो जो लाइन AB होगी, ये AB ये CD के इक्वल होगी।
समझ में आ गया। और जो BC होगी वो AD के इक्वल होगी। ठीक है, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ये अपोजिट साइड से इक्वल होंगी। अब उसके बाद में हम यहाँ पर अपना लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखना स्टार्ट करेंगे कि जो AS होगा, AS इज इक्वल टू AP। कैसे, ये क्या है, यह टेंजेंट्स फ्रॉम वन पॉइंट। AP और AS ये एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट पड़े हुए हैं सर्कल पे, तो ये इक्वल होंगे। इसी तरह से जो DS होगा वो DR के इक्वल होगा। जो DS है वो DR के इक्वल है। अब इसी तरह से जो BQ होगा वो BP के इक्वल होगा। BQ है जो वो BP के इक्वल है। और इसी तरह से जो CQ है वो CR के इक्वल है। CQ इज इक्वल टू CR। ये आ गया। ठीक है, इनको इक्वेशंस दे देते हैं। ये 1 हो जाएगी, ये 2, ये 3, ये 4। ये सब इक्वल इसी कंडीशन से हुई हैं। ठीक है, यहाँ से ये कंडीशन सब पे लग जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई एडिंग दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को ऐड करने पे क्या, जो राइट साइड के होंगे वो राइट साइड में ऐड हो जाएंगे, जो लेफ्ट साइड के होंगे वो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएंगे। AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू AP प्लस DR प्लस BP प्लस CR। इनको ऐड कर दिया। अब देखेंगे जो AS और DS है, जो AS है वो DS के इक्वल मतलब ऐड किया गया। AS और DS मिलके क्या बना देंगे, AD प्लस, और जो BQ और CQ है ये मिलके क्या बना देंगे, BC। हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे फिर AP में हमको ऐड क्या करना है, BP। तो देखिए जो AP यहाँ से उठाएंगे BP यहाँ पे उठा लेंगे, तो AP और BP ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, AB। देखिए AP और BP ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, AB प्लस DR और CR ऐड कर देंगे, DR और CR ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, CD। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये इस तरह से ये बन गया। एक लाइन हमने ऊपर लिखी हुई थी, ये देखिए सबसे ऊपर लिखी हुई है स्क्रीन पे, ABCD या पैरेललोग्राम, देन AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू AD। तो अगर हम BC की जगह पे AD लिख दें, BC की जगह पे क्या लिखना है, AD, तो जहाँ पे BC वहाँ AD लिख दिया। और एक लाइन और दी गई थी, क्या, हमको AD और CD को इक्वल करना है ना, तो AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। AB है CD के इक्वल, तो जहाँ AB है वहाँ हम CD लिख सकते हैं प्लस CD। तो AD प्लस AD हो जाएगा 2AD एंड CD प्लस CD हो जाएगा 2CD। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, AD इज इक्वल टू CD। देखिए जो AD है वो CD के इक्वल आ गया। तो जब AD CD के इक्वल आ गया है तो इसका मतलब अपोजिट लाइन के अलावा कॉन्जिक्यूटिव लाइंस भी इक्वल हैं। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव लाइंस इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम तो है ही, उसके साथ में एक रोम्बस भी है ना। तो कोई जो रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम भी होता है ना। पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता, बट रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है। क्लियर। तो अब देख लिए, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए पूरा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ ऊपर, पहले पढ़ लेंगे, इसके बाद में यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट है। ये डायग्राम बना हुआ है और ये लास्ट में यहाँ तक आया है और ये लास्ट में है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ओके, एक ट्रायंगल है ABC जो इस तरह से ड्रॉ हुआ है कि ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर सके
वो सर्कल जिसकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो ओ ई की लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, सर्कल है उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, हो गया। उसके बाद में सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच, तो सेगमेंट बी डी और डी सी हैं ये इस तरह से। डी यहाँ पे क्या है, हाँ ये बहुत जानना जरूरी है। जिन जिन पॉइंट्स पे ये सर्कल ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करेगा, तो जो बी सी पे सर्कमस्क्राइब करेगा वो डी पॉइंट पे, ए सी को करेगा ई पॉइंट पे, और ए बी को करेगा एफ पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ दी हुई है, क्या दी हुई है कि सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, तो जो बी डी है, बी डी और डी सी है वो 8 एंड 6, तो ये वाली पहले क्या दी गई है, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो ये पहले वाली 8 सेंटीमीटर दी गई है, बाद वाली फिर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी into which BC is divided by the point of contact D are the length of 8 cm and 6 cm respectively। तो पहले यहाँ पे BD लिखा है, उसके बाद में DC लिखा है, तो BD की लेंथ पहले दी हुई है, तो BD की लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर एंड DC की लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द साइड AB एंड AC। तो यहाँ पे हमको BC साइड तो पता ही चल जाएगी, BC को हम ऐड कर देंगे BD और DC को, तो 14 हो गई। फिर कह रहा ए बी और ए सी को फाइंड करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन इसने पूछा है कि एक साइड हमने दे दी है, बाकी साइड आप हमको फाइंड करेंगे। इसको हम लगाएंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, अब सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये डायग्राम थोड़ा सा दूर हो गया तो सॉल्यूशन थोड़ा आगे से करेंगे। ठीक, लिखेंगे हमको गिवन क्या क्या है ना, गिवन तो बाद में देखेंगे, पहले कंसीडर करेंगे कि ये ना डायग्राम दिया गया है ना ही इसका कुछ वो हाँ डायग्राम नहीं दिया गया है, नेमिंग दी गई है, BC वगैरह AB सब दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर अ ट्रायंगल ABC विच इज circumscribing a circle with center O। इस सर्कल का सेंटर है O। ठीक है, इतना समझ में आया। एंड गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर कुछ जो हमको मिला हुआ है गिवन, उन गिवन को अलग से लिख लेते हैं। क्या क्या मिला हुआ है कि OE है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, OE हो गया 4 सेंटीमीटर, तो OD भी 4 हो जाएगा, OF भी 4 हो जाएगा। तो OD इज इक्वल टू OF, ये सब की सब रेडियस है ना। आगे बहुत काम आएंगी, तो ये सारी चीज़ें लिखते हुए चलना है, कुछ भी छोड़ना यहाँ पे नहीं है। फिर अब देखेंगे क्या कि BD और BF इक्वल है, BD इज इक्वल टू BF। ये क्यों इक्वल है BD और BF, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से टेंजेंट पड़े हुए हैं और इन दोनों की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद में CD एंड CE ये भी इक्वल हो जाएगा। CD इज इक्वल टू CE क्यों इक्वल है, क्योंकि ये सेम पॉइंट से टेंजेंट हैं और ये है 6 सेंटीमीटर। ये BD लेंथ आ गई, CD आ गई और OE आ गई। अभी हमको AF और AE नहीं पता है, लेकिन ये सेम होंगे। हमको पता है कि AE इज इक्वल टू AF, और ये इसको लेट करना पड़ेगा, लेट AE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू H सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। तीनों लेंथ आ गई। AB हमको नहीं पता थी, हम अभी यहाँ पर निकाल लेंगे, BC भी और AC भी। जो नहीं पता था वो यहाँ पर हमने लिखा है। तो अब साइड ऑफ ट्रायंगल AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो AB है, AB में देखिए
BF और AF को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो BF है वो 8 है, AF है वो x है, तो 8 + x हो जाएगा, 8 + x। ठीक है, जो साइड BC है, साइड BC ये BD और DC को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 14। और जो AC है वो क्या हो जाएगा, AC है वो EC और AE को ऐड करेंगे तो EC क्या है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, AE है x, तो 6 + x ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर हम क्यों निकालेंगे, देखिए इसमें और कोई तरीका है नहीं कि हम ये फाइंड कर पाएँ, है ना। और यहाँ पे इस रेडियस से काम चलेगा नहीं, तो यहाँ पे हमको एरिया वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, और एरिया वाला फार्मूले के लिए हमको साइड और हाइट चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमको साइड तो पता है लेकिन हाइट नहीं पता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमको साइड हमने निकाल ली है, उस साइड से हीरोन्स फार्मूला लगा के हम एक एरिया निकालेंगे। उसके हीरोन्स फार्मूला लगा के हम एक एरिया निकालेंगे। उसके बाद में ये सारे ट्रायंगल्स जो अंदर बने हुए हैं, AOE, EOC, DOC, DBO, FOB, FOA, इन सारे ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे। ये दोनों एरियाज को हम एक दूसरे के इक्वल रख देंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स ट्राई करते हैं। तो इसीलिए हमको पेरीमीटर की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला में सेमी पेरीमीटर लगता है, तो पेरीमीटर निकालेंगे, उसका हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, इन तीनों साइड्स को ऐड करना, AB + BC + AC। इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि हमको 2 बार एरिया चाहिए होगा। कोई नहीं, निकालेंगे, लेंथी हो सकता है लेकिन टफ नहीं होगा। BC का है 14 और AC का है 6 + x, और पेरीमीटर होता है 2s। s होता है सेमी पेरीमीटर, उसका डबल कर देंगे तो पूरा पेरीमीटर हो जाएगा। 2s = इन सबको ऐड करेंगे तो 14 6 20 28 + 2x ये आ गया। और s = यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो x से 2 बाहर आया x बचा, प्लस 28 से 2 बाहर आया तो 14 बचा। 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ s जो आया सेमी पेरीमीटर आया x + 14। ठीक है, अब यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट के अंदर बड़ा सा फार्मूला होता है s - a s - b s - c। मैं आपको बता दूं यहाँ पे s और a b c क्या है। जो s है वो सेमी पेरीमीटर है जो कि मैंने निकाल लिया है, जो a है वो एक साइड है, जो b है वो दूसरी साइड है, जो c है वो तीसरी साइड है, और तीनों साइड भी हमने यहाँ पे निकाली हुई हैं। तो इस फार्मूले में सिर्फ पुट करना है हमको वैल्यूज। ठीक है, तो s की जगह पे s आएगा। क्या निकाला है s हमने, s निकाला है x + 14, और s - a, तो s लिखेंगे x - x + 14, और माइनस a क्या है पहली साइड, तो 8 - x। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस का मतलब होता है अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया। फिर अगले ब्रैकेट में s - b, s है x + 14 माइनस b क्या है, b है 14, तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले ब्रैकेट में s - c, s है x + 14 माइनस c क्या है, c है 6 + x, तो हो जाएगा 6 - x, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। जो ये वाला x है, इस x से कैंसिल आउट, 14 से कैंसिल आउट, ये x से कैंसिल आउट, यहाँ पे ये बचा x + 14 पहला ब्रैकेट। अगले ब्रैकेट में क्या है, 14 - 8, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट में बचा x मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट में बचा 14 - 6, ये बचा 8। ठीक है, इतना आया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे पार्टीशन डालेंगे। पॉसिबिलिटी है कि इस पेज पे ये वाला क्वेश्चन ना लग पाएगा, नहीं लग पाएगा तो फिर आगे देखेंगे, लेकिन ट्राई तो करेंगे ना। जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, x + 14 इक्वल में अंडर रूट x + 14, और अगले ब्रैकेट में क्या जाएगा, 6 8 जा 48x, 48, तो ये जाएगा 48x। इतना यहाँ पे छोड़ देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बना के। ठीक है, अब अगली बार देखेंगे कि एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जो बताने जा रहा हूँ। जो एरिया ए ओ ई का होगा वही एरिया ए एफ ओ का होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। कैसे कॉन्ग्रेंट है देखिए, ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ हो जाएगा, दोनों रेडियस हैं। ए इज इक्वल टू ए एफ हो जाएगा क्योंकि ये टेंजेंट है सेम पॉइंट से, और ओ ए कॉमन हो जाएगा, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब इनका एरिया भी सेम होगा। तो हम एरिया ऑफ ए ई ओ का डबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस पार्ट का एरिया आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ई ओ सी का जो एरिया है वही एरिया डी ओ सी का भी होगा, क्योंकि ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे इसी तरीके से, तो इन दोनों का एरिया भी सेम होगा। तो अगर हम ई ओ सी को डबल करके लगाएं तो इस पार्ट का एरिया आ जाएगा, इसका आ गया, इसका आ गया। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ओ बी डी और ओ बी एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स का भी एरिया सेम आ जाएगा इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंसी से। तो इन दोनों को इसका एरिया डबल करके लगाएं तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो पूरा ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो उसका मतलब है वो इस एरिया के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या देखेंगे, 2 और मल्टीप्लाई डबल कर रहे हैं किसका, एरिया ऑफ ए ओ ई। हाँ, एरिया ए ओ ई प्लस एरिया ई ओ सी प्लस एरिया बी ओ डी। इतना समझ में आया, ठीक है। इन्हीं एरियाज को डबल कर दिया तो ये बन गया, इसको डबल किया तो ये बन गया, इसको डबल किया तो ये बन गया, टोटल हो गए, है ना। और टोटल हो गए तो इसके इक्वल हो गए। एक एरिया हमने निकाला ना, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, अंडर रूट के अंदर x प्लस 14 ब्रैकेट में 48x। अभी कुछ भी बाहर नहीं निकालेंगे, आ सकता है यहाँ पे जो है 4 बाहर आ सकता है, 16 भी बाहर आ सकता है, लेकिन अभी नहीं निकालेंगे, देखेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे। 2 ब्रैकेट में ए ओ ई। अब देखिए ध्यान से, ए ओ ई, ए ओ ई एक ट्रायंगल के लिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा, बाकी मैं यूज कर लूँगा। तो ए ओ ई ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, प्लस यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो होता है एरिया। एक लाइन और जाएगी यहाँ पे, 2 1/2। अब बेस देखेंगे, हाँ देखिए ए ओ ई में जो बेस है, हम या तो बेस ए ई को मान लें या ओ ई को मान लें। क्यों, क्योंकि अगर हम ओ ई को बेस मानेंगे तो हाइट ए ई हो जाएगी, और ए ई को बेस मानेंगे तो हाइट ई ओ हो जाएगी। और अगर हमने ए ओ को बेस मान लिया तो यहाँ पे हाइट हमको गिवन नहीं है, तो इसीलिए हमको बेस या तो ए ई या ई ओ को ही माना। तो अगर हम यहाँ पे बेस मान लेते हैं ए ई को बेस मानेंगे, ए ई की वैल्यू कितनी है, एक्स, और एच क्या है, हाइट है 4, तो मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई। अब ई ओ सी को देखेंगे, ई ओ सी यहाँ पे क्या है, बेस है ये ई सी, बेस क्या है ई सी है, और हाइट है ये ओ ई, तो बेस हो जाएगा 6, हाँ, और हाइट हो जाएगी 4 प्लस 1/2। इसमें भी यही होगा, जो बेस है वो 8 हो जाएगा, हाइट है वो 4 हो जाएगी। हाइट हर जगह 4 क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं ना सेंटर से, देखिए, और ये सेंटर से ही हम इसको एरिया निकाल लें इसका, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ईजिली सॉल्व हो सकता है ये। एक बार फिर से लिखेंगे, x प्लस 14 एंड 48x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की मल्टीप्लाई 2 से तो 4x, प्लस ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 प्लस, और ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। क्लियर है इतना, ओके। अगर इतना क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा।
अंडर रूट के अंदर x प्लस 14 और 48x इज इक्वल टू 4x प्लस 24 में 32 ऐड करेंगे तो 4 2 6 3 2 5 56 आ जाएगा और यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 14 4 जा 14 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ से अब देखिए 4 यहाँ से बाहर आ सकता है, कैसे आएगा अभी बता रहे हैं। 48 के फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3, 16 3 जा 48 होता है, तो 16 बाहर आके 4 बन गया और यहाँ बचा 3x, 4 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये स्क्वायर रूट हटेगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ बचेगा ये x प्लस 14 इंटू 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, इधर से स्क्वायर रूट हटा, इधर स्क्वायर लग गया। हाँ, तो यहाँ पे ये x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो गया। अब इस साइड से x प्लस 14, इस साइड का ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा इधर 3x और x इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 14 और 3x से 1x सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x इज इक्वल टू 14 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, सेंटीमीटर में। ओके, तो बेसिकली हमको x की वैल्यू ही निकालनी थी और x की वैल्यू आ चुकी है 7, तो अब यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये निकालने के बाद आइए, पहले मत इसको रख देना। ठीक है, हाँ, तो ये अब पूछ कर रहा था ये फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, तो ये मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा बड़े पेज पे लगाइएगा या 2 पेज पे लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी को ध्यान से देखिए क्या है, जो ए बी है वो ए एफ प्लस बी एफ है, ए एफ प्लस बी एफ। तो बी एफ की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस ए एफ की वैल्यू है x और x की वैल्यू है 7, तो 7 आ गई। तो ए बी आ गई 15 सेंटीमीटर एंड जो ए सी है वो क्या हो जाएगी ए ई प्लस सी, और ए ई है यहाँ पे 7 और सी है यहाँ पे 6 और 7 ऐड करेंगे तो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखिए, पूरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं इसमें। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। कह रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। ओके, तो इसका कहने का मतलब है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ये जो मैंने बनाया हुआ डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब हो रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि उसके चारों साइड्स को अंदर की तरफ से टच करता हुआ निकले। ठीक है, टच करता हुआ निकल रहा है। ओके, तो अब कह रहा है कि जो अपोजिट साइड हैं इस क्वाड्रिलेटरल की, एक साइड है ए डी और एक साइड है बी सी। कह रहा है ये अपोजिट साइड इस सेंटर पे, ये जो साइड बी सी है, बी सी ने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया हुआ है बी ओ सी, सेंटर पे ये नाम दिया हुआ है ओ, बी ओ सी ये एंगल बनाया हुआ है। और इसकी अपोजिट साइड ए डी ने एंगल बनाया हुआ है ए ओ डी, ये वाला एंगल है ना, ये वाला पूरा एंगल ए ओ डी और बी ओ सी। अब कह रहा है कि ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, ठीक है, इसी तरीके से जो साइड ए बी है और साइड डी सी है, जो साइड ए बी है वो ए ओ बी बना रही है और जो साइड डी सी है वो डी ओ सी बना रही है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल इस एंगल के साथ सप्लीमेंट्री है। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा। ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा होता है, इसको प्रूफ करके दिखा दो। ठीक है, तो पहले तो स्टार्ट करते हैं, इसका बेस क्रिएट करते हैं कि हमको यहाँ पे नेमिंग क्या लेनी है। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल, सर्कल नहीं क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे ए बी सी डी विच में सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद इट्स सेंटर ओ।
जो ये क्वाड्रिलेटरल है ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, अपने सेंटर O के साथ में है, ठीक है। फिर इट टचेस द सर्कल एट पॉइंट, जो क्वाड्रिलेटरल है ये इस सर्कल को टच कर रहा है किन किन पॉइंट्स पे, पॉइंट्स E, F, G, H। E पे E ये है, F ये है, G ये है, H ये है। तो मतलब जो ये सर्कल है सर्कमस्क्राइब कर रहा है, जहाँ जहाँ पे टच कर रहा है वो पॉइंट गिवन है E, F, G, H। क्लियर। उसके बाद में क्या कर रहा है कि ज्वाइन AB, BD, EG, HF। A ज्वाइन AC, A से C तक ज्वाइन करा दिया, B से D तक ज्वाइन करा दिया, F से H तक ज्वाइन करा दिया, E से G तक ज्वाइन करा दिया, सब कुछ ज्वाइन करा दिया। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नाम क्वेश्चन में हमें दिया नहीं गया था, तो सब कुछ हमें ड्रॉ ही करना था, तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा। क्लियर है। अब आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे जो हमने इन लाइंस को ज्वाइन कराया तो इतने सारे एंगल बन गए, ठीक है। तो पहला एंगल क्या बना, पहला एंगल बना, यहाँ से देखेंगे A से O तक आएंगे, O से E तक जाएंगे, तो ये पहला एंगल 1 हो गया। फिर ये दूसरा एंगल है, फिर ये तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इतने एंगल इन लाइन से क्रिएट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हमको बस इतना ध्यान देना है कि किन किन एंगल को ऐड करके 180 के इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो किनको देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि AB साइड है, AB इस सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, AOB। और AOB किन से मिलके बन रहा है, 1 और 2 से। तो हमको 1 और 2 को, और ये DC AB के अपोजिट DC है, ये कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, DOC। और ये है 5 और 6। तो 1 + 2 एंड 5 + 6 इज इक्वल टू 180 प्रूफ करना है, ठीक है। या अगर हम ये साइड्स नहीं लेते, ये वाली साइड ले लेते हैं, तो BOC मतलब 3 + 4 एंड AOD 7 + 8, ये 3 + 4 + 7 + 8 इज इक्वल टू 180, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये या तो इसको और इसको सम करके 180 कर दें, या इसको और इसको सम करके 180 कर दें। क्लियर है। अभी हमको ये क्लियर हो गया कि हमको करना क्या है। तो देखेंगे कि ट्रायंगल यहाँ पे कौन सा बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। ये फर्स्ट ये क्वाड्रेंट टाइप का लग रहा है ना, ऐसे इस तरह से सर्कल के 4 पार्ट किए गए हैं, तो ये एक प्रकार का क्वाड्रेंट हो गया है। तो इस क्वाड्रेंट के साथ में जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस क्वाड्रेंट के साथ में यहाँ पे O से A को मिला दिया गया है, और ये AHOE ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल में A और O के मिल जाने से 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है। तो इस क्वाड्रेंट से ये 2 ट्रायंगल, इस क्वाड्रेंट से ये 2 ट्रायंगल, इस क्वाड्रेंट से ये 2 ट्रायंगल, और इस क्वाड्रेंट से ये 2 ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमको लेके चलना है और एक दूसरे की कॉन्ग्रेंट दिखाना है। कॉन्ग्रेंट दिखा के हम एंगल 1 और 2 को इक्वल प्रूफ कराएंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे 1 2 को, यहाँ 3 4 को, यहाँ 5 6 को, यहाँ 7 8 को। क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख रहा है और जो मैंने लिखा वो भी दिख रहा है। नाउ इन ट्रायंगल AOE एंड AOH, तो देखिए AOE ये है और AOH ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया हुआ है। और यहाँ पे AH = AE है, तो जो AH है ये AE ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि सेम पॉइंट से टेंजेंट हैं, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। फिर OE = OH, जो OE है वो OH के इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये रेडियस है। फिर OA = OA, OA = OA, जो OA है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो इस तरह से ये साइड 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 मतलब SSS कॉन्ग्रेंसी से ये AOE कॉन्ग्रेंट टू द AOH, जो ट्रायंगल हमने लिए थे AOE और AOH, ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ होने के साथ साथ इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। देखिए AOH इस ट्रायंगल से AOH और इस ट्रायंगल से AOE इस ट्रायंगल से ये वाला, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और जब ये इक्वल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं। तो AOH देखिए यहाँ पे AOH इसका नाम क्या है? 8 है। AOH की जगह पे हमने 8 लिख दिया और AOE की जगह पे हमने 1 लिख दिया। तो मतलब एक एंगल 1 = एंगल 8 या एंगल 8 = एंगल 1, एक ही बात है वो, ये हो गया। उसके बाद में अब ऐसा ही हमको 4 बार करना है, एक बार इसके लिए, दूसरी बार इसके लिए, तीसरी बार इसके लिए, चौथी बार इसके लिए। तो 4 बार ऐसा हमको करना है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2 बार करके दिखाऊंगा, बाकी 2 में सिमिलरली लिख के कर दूंगा। उसके बाद में अब देखिए सेकेंड लाइन में क्या है,
सेकंड में है, अब हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, EOB एंड FOB। यहाँ पे देख लेते हैं, EOB और FOB मतलब इस वाले क्वाड्रेंट के ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हैं। हमको एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल प्रूफ करना है। सेम चीज़ है, जो EB है वो BF के इक्वल हो जाएगी क्योंकि सेम पॉइंट से टेंजेंट पड़े हुए हैं। OB ये कॉमन हो जाएगी और OE इज इक्वल टू OF, ये क्या हो जाएगी, रेडियस। और इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी से EOB कॉन्ग्रुएंट टू द FOB हो गया है। फिर वहीं से इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, EOB एंगल यहाँ से उठाया और FOB एंगल यहाँ से उठाया, तो देखिए EOB ये वाला एंगल 2 और FOB ये वाला एंगल 3, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। करस्पॉन्डिंग पार्ट थे ये 2 और 3, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बना दी हमने यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इस वाले ट्रायंगल, इस वाले क्वाड्रेंट के दोनों ट्रायंगल लेते हैं तो हमको एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है हमने सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, इक्वेशन नंबर 3 हो गई है ये। और अगर इस वाले क्वाड्रेंट के दोनों ट्रायंगल लेंगे तो हमको एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। क्लियर है, ये 4। तो 2 मैंने करके दिखाए हैं, बाकी 2 ये आपको करने अगर एग्जाम में आ जाता है और ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आता है, ये 4 या 5 नंबर में आता है या 6 नंबर में आता है, ज़्यादा में आता है, तो आपको ये चारों कॉन्ग्रुएंट करके दिखाने पड़ेंगे। और अगर ये कम नंबर में आता है, 2 या 3 नंबर में आता है, तो आपको चारों करने की जरूरत नहीं है। एक करके आप सिमिलरली भी लिख सकते हैं, 2 करके भी सिमिलरली लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये चारों इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई एडिंग, ऐड करना है हमको। इनको ऐड करना है, इक्वेशन 1 2 3 4, इन चारों इक्वेशंस को ऐड करना। तो 1 क्या है हमारी, देखेंगे ये 1 है, नहीं यहाँ पे एडिंग नहीं है, ना 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 ना, एडिंग नहीं करना है, ये लाइन गलत लिखी हुई है। इक्वेशंस को ऐड नहीं करना है, सिर्फ डायग्राम को देखना है, सिर्फ डायग्राम को देखना है। डायग्राम देखिए आप, जो ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा चलेंगे 1 8 7 6 5 4 3 2, इन सारे एंगल्स को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये सारा एंगल ऐड करते हुए एक सर्कल बना रहा है। देखिए ये अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं यहाँ से और वापस घूम के 2 पे आते हैं तो वापस पूरा एक सर्कल बन जाएगा ना, और पूरे सर्कल का एंगल होता है 360। तो इन सारे एंगल्स को ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, और 360 के इक्वल रख देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको ऐड किया और 360 के इक्वल रख दिया। अब देखिए ये सिर्फ इस लाइन तक, पहली वाली लाइन तक। नीचे वाली लाइन कैसे आई है, अब हम यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाते हैं। देखिए अगर हमको AD के साथ में 7 8 और BC के साथ में 3 4 के साथ ये हमको दिखाना पड़े कि ये सप्लीमेंट्री हैं, तो हमें क्या करना है कि पूरी क्वेश्चन को 3 रोकना है, 4 रोकना है, मतलब 2 को 3 बना देना है, 5 को 4 बना देना है, 6 को 7 बना देना है, 1 को 8 बना देना है। तो यहाँ पर सिर्फ 7 8 और 3 4 ही रह जाएंगे और इनके सम 180 आ जाएगा। अगर हमको इस वाले एंगल को इस एंगल के साथ में सप्लीमेंट्री दिखाना है तो हमको 1 2 और 5 6 रोकना होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे, तो हमको 1 रोकना है, 2 रोकना है, 5 रोकना है, 6 रोकना है, बाकी नहीं रोकना है। तो जो एंगल 8 है ये एंगल 1 के इक्वल होता है। देखिए पहले इक्वेशन में लिखा हुआ ना, जो एंगल 1 है वो 8 के इक्वल है, जो 8 है वो 1 के इक्वल है। तो हमने एंगल 8 की जगह पे एंगल 1 लिख दिया। क्लियर है, और इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या दिखा कि 2 और 3 इक्वल हैं, तो 2 को 2 ही रखा, 3 को 2 बना दिया क्योंकि इक्वल है 2 के। क्लियर है, हमको 1 और 2 चाहिए थे तो 1 और 2 बना लिए। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे 4 + 5 है, तो 4 और 5 एक दूसरे के इक्वल है, हमको 5 चाहिए है, तो 5 को रोक लेंगे और 4 को 5 बना देंगे। ये देखिए 4 की जगह पे 5 लिख दिया इस तरह से। फिर इधर अब यहाँ पे हमको 6 + 7 दिख रहा है, 6 और 7, तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या है 6, तो 7 को 6 बना देंगे, है ना। 7 6 के इक्वल है, तो ये एंगल 6 हो गया। क्लियर है, एक बार इसको फिर से समझिए आप क्वेश्चन को। हमें एंगल चाहिए कौन कौन से थे, हमें इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के साथ सप्लीमेंट्री में दिखाना था, तो हमको 1 2 और 5 6 चाहिए थे, 3 4 और 7 8 नहीं चाहिए थे, है ना। तो 1 2 और 5 6 में देखना है। तो अगर हमको 8 हटाना है तो 1 को डबल करना पड़ेगा, और 3 हटाना है तो 2 को डबल करना पड़ेगा, है ना। तो वही हमने किया, 8 हटाया तो 1 को डबल कर दिया, 3 को हटाया तो 2 को डबल कर दिया। क्लियर है, अब यहाँ पे अगर हमको 5 6 चाहिए
तो 4 हटाएंगे, 5 को डबल करेंगे, तो देखिए 4 हटाया, 5 को डबल कर दिया, और यहाँ से 6 और 7 में हमको 6 चाहिए, तो 7 हटाएंगे, 6 डबल कर देंगे, तो हमने यहाँ पे 7 हटा दिया, 6 को डबल कर दिया। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? ओके। फिर एंगल 1 एंड एंगल 1, ये 2 बार एंगल 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 2 एंगल 1, 2 एंगल 1। इसी तरह से ये जो 1 है वो भी 2 टाइम है, 2 भी 2 टाइम है, 5 भी 2 टाइम है, 6 भी 2 टाइम है, तो 1 2 5 6 ये सारे के सारे एंगल 2 टाइम्स हैं। 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 360। इक्वेशन तो यहाँ से 360 की चली आ रही है, यहीं से आई। अब देखते हैं यहाँ पे आगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉमन, और 1 2 5 6 बचेगा, और 2 इधर से डिवाइड करेगा इसको, तो ये 180 हो जाएगा। 2 इधर से डिवाइड हुआ तो 1 हो गया, इधर से डिवाइड हुआ तो 180 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 5 6 इनको ऐड करने के बाद में क्या आ रहा है? 80 आ रहा है। देखिए 1 2 5 6 1 2 5 6 ये दोनों और ये दोनों एंगल ऐड करने पे 180 आ रहा है ना, ये एंगल। तो यही हमको प्रूफ करना था कि अपोजिट साइड जो होती हैं वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही हैं, ये वाली साइड इस पे जो एंगल सबटेंड कर रही हैं, ये दोनों का सम 180 आ जाए। तो यहीं पे 1 2 5 6 इनका सम क्या आ गया? 180 आ गया। बस इसी को हमें थोड़ा सा क्वेश्चन के रूप में लिख देना है। जो एंगल 1 है वो AOE है ना, जो देखिए यहाँ पे एंगल 1 है वो AOE है ये। फिर जो एंगल 2 है, एंगल 2 कहाँ से देखेंगे? एंगल 2 देखेंगे यहाँ से, एंगल 2 है EOB, यहाँ पे लिख दिया EOB। फिर एंगल 5 क्या है? एंगल 5 यहाँ से देखेंगे डायग्राम से, क्योंकि वो सिमिलरली कर लिया था। एंगल 5 है COG या GOC, एक ही बात है, तो लिख दिया GOC इज इक्वल टू GOD, तो GOD ये वाला GOD, ये 6 वाला, ठीक है, ये आ गया। अभी आप ध्यान से देखिए, अगर AOE और EOB को मिला दिया जाए, AOE EOB को, AOE ये वाला एंगल और EOB ये वाला एंगल अगर इनको मिला दें तो क्या बनेगा? AOB बनेगा, पूरा एंगल बन जाएगा AOB। तो बस इन दोनों को मिला के AOB लिख दिया, और इन दोनों को मिला के GOC और GOD। देखिए GOC ये वाला एंगल और GOD ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल मिलके क्या बन जाएगा? DOC या COD, कुछ भी लिख लेंगे। क्या हो गया? DOC इज इक्वल टू 180। बस यही हमको प्रूफ करना था, ये वाला एंगल ऐड होके 180 बना देते हैं, सप्लीमेंट्री है, ठीक है, सप्लीमेंट्री प्रूफ करा दिया, हैंस प्रूव्ड। अब यही चीज़ आप जो है इसके साथ भी कर सकते हैं, मतलब 7 8 और 3 4 को रोक लें, बाकी 1 को 8 में, 6 को 7 में, 5 को 4 में, 2 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ये इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई हुई है 1 2 3 4 करके इन इक्वेशंस से। ओके, इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन गए हैं। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा नोट करेंगे, मैं अभी आपको इसको जूम करके दिखा दूंगा। हाँ, ये देख लीजिए आप लोग, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से। ओके,